नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एडवर्टीजमेंट को कैसे लिखा जाता है और आप फिक्स लाइन की हेल्प से 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपको एडवर्टीजमेंट है वो आपको 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 50 वर्ड्स में लिखना है आपको, और इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 50 शब्दों में लिखने के आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। ठीक है, तो दोस्तों, इस एडवर्टीजमेंट को अगर एडवर्टीजमेंट को डिवाइड करें तो हम मोटे मोटे 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो होती है जो मेट्रोमोनियल आपने शायद सुना होगा, जिसमें विवाह की बात होती है। मतलब या तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ब्राइड की, या फिर रिक्वायरमेंट होगी आपको ग्रूम की। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है, वो होती है अकोमोडेशन में मतलब बात होगी, मतलब रहने के स्थान की, लिविंग प्लेस की बात होगी। तो अकोमोडेशन में उन चीज़ों की बात करेंगे जैसे घर बेचना हो, घर खरीदना हो, या फिर घर किराए पे लेना हो, या फिर किराए पे देना हो। और उसके बाद में है सिचुएशन में हम बात करेंगे जॉब की। नौकरी की बात, जैसे नौकरी के लिए आपको कहीं पे अप्लाई करना है, या फिर आपकी कोई एक कंपनी है, आपका कोई ऑफिस है, उसमें आपको कोई पर्सन को हायर करना है, तो उसके लिए आप कोई एक एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो, तो वो उस सिचुएशन कैटेगरी में आएगा। एजुकेशनल कैटेगरी दोस्तों, स्कूल में ये लगभग स्कूल से रिलेटेड होगी। जैसे स्कूल में कोई जिम क्लासेज, योगा क्लासेज, करियर क्लासेज करवाई जा रही है, या फिर स्पोकन इंग्लिश क्लासेज करवाई जा रही है। और आगे की जो कैटेगरी है वो अदर्स कैटेगरी, जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को डाला है चेंजिंग नेम वाले को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चेंजिंग नेम वाला। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले मेट्रोमोनियल की। मेट्रोमोनियल में मैंने पहले ही बताया है कि या तो ब्राइड के लिए लिखेंगे या फिर हम ग्रूम के लिए लिखेंगे। ठीक है, अब आपके सामने मैं एक मेट्रोमोनियल का फॉर्मेट लिखवा रहा हूं। ठीक है, मेट्रोमोनियल का फॉर्मेट लिखवा रहा हूं। यह फॉर्मेट आपके एकदम फिक्स है। इसमें जो लाइंस जो लिखी हुई है, उन लाइंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूं, उन वर्ड्स को आपको आगे पीछे लिख करके आपको इसमें कुछ बदलाव करना है। और जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैटर लिखने पे आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना करके आप इस बॉक्स को, नीचे वाली जो लाइन है, इसको आप खुला रखोगे। ठीक है, उसके बाद में इस बॉक्स में आप ऊपर एक बनाओगे कॉलम में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है या ग्रूम या फिर ब्राइड। उसके बाद में लिखना है वांटेड। अगर आपको ग्रूम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ग्रूम वांटेड लिखोगे। अगर ब्राइड की रिक्वायरमेंट है तो ब्राइड वांटेड लिखोगे। जैसे मैं एक बार और आपको समझा दूं, आपके पास में लड़की है तो लड़की के लिए क्या ढूंढोगे, ग्रूम ढूंढोगे, तो आप क्या लिखोगे, ग्रूम वांटेड। जैसे आपके पास में लड़का है तो लड़का के लिए आप दुल्हन ढूंढोगे, लड़की ढूंढोगे, लड़की के लिए लिखोगे आप ब्राइड वांटेड। अब लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखोगे वांटेड। ये फिक्स लाइन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना। कुछ वर्ड्स है जो आगे पीछे लिखने आपको, मैं वो अभी क्लियर कर दूंगा। वांटेड अ परफेक्ट मैच फॉर अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड हैंडसम, या फिर ब्यूटीफुल गुप्ताज बॉय या फिर गर्ल। जैसे मान लो आपके पास में है बॉय, तो सबसे पहले अपने पास में जो चीज़ है उसकी क्वालिटी बताओगे कि हमारे पास में ये चीज़ है, इसकी ये क्वालिटी है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक बॉय है जिसकी आप क्वालिटी यहाँ पे बताओगे। वांटेड अ परफेक्ट मैच फॉर अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड हैंडसम गुप्ताज बॉय। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें स्किप की है। ब्यूटीफुल गर्ल जैसे स्किप कर दिया। क्यों स्किप कर दिया? क्योंकि ये चीज़ें आगे वाले पैराग्राफ में आएगी। जो 2 पैराग्राफ में आपको लिखना होगा। फर्स्ट पैराग्राफ, जो फर्स्ट की जो 2 लाइन होगी, 2 या 3 लाइन होगी, उन 3 लाइन में आपके पास में जो है उसके बारे में आप बताओगे। जैसे मेरे पास में बॉय है तो फिर मैं बॉय के बारे में बता रहा हूँ। वांटेड अ परफेक्ट मैच फॉर अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड हैंडसम गुप्ताज बॉय। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल और गर्ल को स्किप कर दिया है। आगे अगर यहाँ पे आपने बॉय लिखा तो यहाँ पे इस लाइन में भी बॉय आएगा। द बॉय इज वेरी वेल सेटल्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी इन 5 फिगर। अगर सैलरी आपको बतानी है, जैसे कि किसी व्यक्ति की सैलरी है 10,000,
से लेकर के 99,999, तो आप उसको क्या लिखोगे, 5 फिगर में लिखोगे। अगर किसी की सैलरी है 1,000 से लेकर के 9,999 तक, तो उसको आप किस में लिखोगे, 4 फिगर में। तो आपको सैलरी का लिखने का तरीका आ गया, आपको 5 फिगर में लिखना है। लगभग सैलरी 10,000 से लेकर के 99,999 के बीच में होती है। उसके बाद फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब दिखने में ठीक ठाक है। हाइट कितनी है, वो हाइट लिख दोगे। अगर लड़के की हाइट है तो लड़के की हाइट एक एवरेज हाइट होती है, वो आप हाइट लिखोगे, जैसे 178 एक एवरेज हाइट होती है। उसके बाद में एज, जो एज है वो आप एज लिखोगे, जैसे 21 से आप ऊपर की एज लिखोगे बॉय के लिए। अब आगे वाला पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आप लिखोगे जो आपके पास में है उसके बारे में। जैसे आपके पास में बॉय था तो मैंने बॉय के बारे में लिख दिया कि हमारे पास में एक लड़का है, उसके लिए में हम एक परफेक्ट मैच की तलाश कर रहे हैं, और उसकी क्वालिटी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसकी क्वालिटी मेंशन कर दी, उसकी एज मेंशन कर दी, प्लस उसकी हाइट क्या है वो भी हमने मेंशन कर दी। अब आगे हमें चाहिए लड़की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द गर्ल मस्ट बी, यहाँ पे मॉडल मस्ट यूज होगा, अनिवार्य रूप से ऐसा ही होना चाहिए। वेल एजुकेटेड, यानी जो लड़की है वो वेल एजुकेटेड होनी चाहिए। फेयर कॉम्प्लेक्शन होनी चाहिए, दिखने में ठीक ठाक होनी चाहिए। जैसे लड़की होमली होनी चाहिए, ये होमली पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करेंगे गर्ल्स के लिए। उसके बाद में ब्यूटीफुल, हैंडसम को यहाँ पे स्किप कर देंगे क्योंकि हैंडसम की बात हो गई ऊपर। उसके बाद में लड़की की हाइट, जैसे एवरेज हाइट होती है 168 सेंटीमीटर के समथिंग। उसके बाद में एज लिख देंगे, एज मतलब लड़के से लगभग छोटी एज लिखते हैं, ठीक है, हमारे एक इंडिया में एक ये ट्रेडिशन है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो लाइन्स है, 2 लाइन्स जो लिखी हुई है, ये लाइन्स है वो फिक्स लाइन्स है। इन लाइन्स में आपको देखो, सबसे पहली लाइन है क्या है, नो कास्ट बार, नो डावरी सिस्टम। नो कास्ट बार मतलब किसी भी प्रकार का कोई जाति का कोई बंधन नहीं है, ठीक है, किसी भी जाति के हो सकता है। प्लस नो डावरी सिस्टम मतलब किसी भी प्रकार का हम दहेज नहीं लेंगे। उसके बाद में जो लास्ट लाइन है वो है सेंड अ रिसेंट फोटोग्राफ, सेंड अ रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द गर्ल विथ बायोडेटा, विथ बायोडेटा। अगर यहाँ पे गर्ल लिखा तो यहाँ पे भी गर्ल आएगा, क्योंकि फोटो आपको किसकी मंगवानी है, आपको गर्ल की रिक्वायरमेंट है तो गर्ल की फोटो आपको मंगवानी है। उसके बाद एड्रेस लिखोगे अपना, और अपने कॉन्टेक्ट नंबर लिखोगे। अगर आपको नाम मेंशन करना तो कॉन्टेक्ट नंबर के बाद में आप ब्रैकेट में अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो। अब एक बार मैं वापस आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको जो आपके पास में जो भी है उसके बारे में बताओगे। जैसे आपके पास में लड़का है तो लड़के के बारे में, लड़की है तो लड़की के बारे में। जैसे मान लो लड़की है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैंडसम की जगह ब्यूटीफुल लिख देंगे। यहाँ पे बॉय की जगह गर्ल हो जाएगा, यहाँ पे भी बॉय की जगह क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। जो फर्स्ट पैराग्राफ मान लो लड़की है तो लड़की के बारे में हमने क्वालिटीज बता दी। तो ये जो वर्ड है होमली वर्ड, इस होमली वर्ड को हम ऊपर उठा करके रख देंगे। होमली वर्ड लड़की के लिए आता है तो होमली वर्ड को हम उठा करके यहाँ पे रख देंगे कहीं पे भी, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड पे वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे आपने लड़की के बारे में लिखा, तो सेकंड वाले पैराग्राफ में आप लिखोगे बॉय के बारे में। तो यहाँ पे लिख दोगे द बॉय मस्ट बी वेल एजुकेटेड, फेयर कॉम्प्लेक्शन, गो विथ जॉब, गो विथ एम्प्लॉय, या फिर हैंडसम, हाइट हो गया, एज हो गया। और उसके बाद में जो भी आप 1-2 चीज और अलग अलग से मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर सकते हो। आगे की जो लाइन है उसमें आप नो कास्ट बार या नो डावरी सिस्टम लिखोगे, ये सब में फिक्स है लाइन। उसके बाद वाली लाइन है सेंड अ रिसेंट फोटोग्राफ। जैसे मान लो यहाँ पे आपने, मैंने बताया कि सेकंड पैराग्राफ में आपने बॉय लिखा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा। तो सेंड अ रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द बॉय विथ बायो डेटा, एड्रेस हो गया और कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन में मैंने पहले ही बताया है दोस्तों कि हम बात करते हैं निवास स्थान की, मतलब रहने के स्थान की। जैसे घर को खरीदना है, घर को बेचना है, घर को आपको सेल करना है, बाई करना है, या इसके लिए परचेज वर्ड भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर रेंट पे देना है, या फिर रेंट पे लेना है। उस सभी कंडीशन में हम उसको अकोमोडेशन फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकोमोडेशन फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, एक बॉक्स को बनाएंगे। बॉक्स बना करके उसमें ऊपर एक कॉलम बनाएंगे। कॉलम में हमें क्या लिखना होगा, कॉलम में हमें अकोमोडेशन वर्ड लिखना है। उसमें आपको जैसे कुछ बताते हैं कि आप ये वर्ड लिखो, ये पर्टिकुलर अकोमोडेशन लिख दिया, मतलब अकोमोडेशन कैटेगरी के जितने भी आप फॉर्मेट है वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए। तो अकोमोडेशन लिख दिया। अकोमोडेशन के बाद में अकोमोडेशन की स्पेलिंग में ध्यान रखना, डबल C और डबल M
आएगा। अकोमोडेशन के बाद में आपको क्या करना है, जैसे वो एक आपने अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको एडवर्टीजमेंट मैट्रिमोनियल के बारे में, उसके जैसे ही आपको सबसे पहले लिखना है वांटेड अ वेरी वेल इक्विप्ड एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड। अगर मान लो आपको चाहिए, इसमें देखो, अगर आपको चाहिए मतलब आपको परचेज करना है या आपको रेंट पे लेना है, तो उसमें आप क्या लिखोगे, वांटेड अ वेरी वेल इक्विप्ड एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन जयपुर एरिया। यानी कुल मिलाकर के आप इस वर्ड को स्किप कर दोगे क्योंकि आपको चाहिए, तो इस वर्ड को स्किप कर दोगे। अगर आपको परचेज करना है तो इस वर्ड को स्किप कर दोगे, तो आप डायरेक्ट लिखोगे वांटेड अ वेरी वेल इक्विप्ड एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन जयपुर एरिया। अगर मान लो आपके पास में घर है, आप घर को सेल करना चाहते हो या फिर रेंट पे देना चाहते हो, तो फिर आप क्या लिखोगे, वांटेड अ वेरी वेल इक्विप्ड, सॉरी वांटेड को हटा दोगे यहाँ से, अ वेरी वेल इक्विप्ड एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इज अवेलेबल इन जयपुर एरिया। मतलब सेकंड वाली कंडीशन में उस वांटेड वर्ड को हटा दोगे। उसके बाद में आप लिखोगे द हाउस हैज या शुड हैव। मैंने दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, हैज भी लिखा है और शुड हैव भी लिखा है। तो हैज कब लिखना है और शुड हैव कब लिखना है उसको समझो। हैज कब आएगा या फिर शुड हैव कब आएगा, थोड़ा एकदम आइडिया लगाओ। हैज कब आएगा, जब आपके पास में कोई चीज ऑलरेडी है। जैसे मान लो आपके पास में कोई घर है, आप सेल करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, हैज। द हाउस हैज। सेल करना तो आप क्या लिखोगे, सेल करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे हैज। और अगर आपको बाई करना है तो आप लिखोगे शुड हैव। क्या लिखोगे, शुड हैव। तो द हाउस हैज या शुड हैव 2 बेडरूम्स अटैच विथ लेट एंड बाथ, 1 बिग हॉल, 1 मॉडर्न किचन फुली फर्निश्ड, फुली एयर कंडीशनर, 1 स्मॉल गार्डन विथ अ पार्किंग एरिया। घर के लिए काफ़ी है ये चीज़ें, और भी ज़्यादा आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन हमें एक वर्ड लिमिट दी गई है कि हमें 50 वर्ड के अंदर ही लिखना है। तो 50 वर्ड के लिए तो ये काफ़ी है मैटर। तो आपको ये वाला मैटर लिखने के बाद में, जैसे अब मैं इसका एक बार वापस बताऊं आपको, वांटेड अ वेरी वेल इक्विप्ड एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन जयपुर एरिया। ये कब लिखोगे, जब आपको घर की ज़रूरत है, घर को आपको या तो खरीदना है या फिर किराए पे लेना है। उसके बाद में अगर आपको घर खरीदना है या फिर किराए पे लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द हाउस शुड हैव 2 bedrooms attached with लेट एंड बाथ, 1 big hall, 1 modern kitchen fully furnished, fully air conditioner, 1 small garden with a parking area। अगर मान लो घर आपको बेचना है तो आप ये वांटेड वर्ड स्किप कर दोगे, तो फिर क्या लिखोगे, ए को कैपिटल में लिख दोगे, ए वेरी वेल इक्विप्ड एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इज अवेलेबल इन जयपुर एरिया। द हाउस हैज, उस शुड हैव को स्किप कर दोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, हैज, क्योंकि आपको सेल करना है फिर किराए पे देना है। 2 bedrooms अटैच विथ लेट एंड बाथ, 1 बिग हॉल, 1 मॉडर्न किचन फुली फर्निश्ड, फुली एयर कंडीशनर, 1 स्मॉल गार्डन विथ अ पार्किंग एरिया। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपको किराए पे देना है तो रेंट लिख दोगे, अगर आपको बेचना है या खरीदना है तो रेट लिख दोगे। उसके बाद में अप्रोक्स लिख दोगे आगे, ठीक है। उसके बाद में एग्रीमेंट मस्ट, कोई भी घर खरीदोगे बेचोगे या फिर किराए पे लोगे तो उसमें एक एग्रीमेंट तो जरूर होगा, एग्रीमेंट साइन करना होगा, तो एग्रीमेंट मस्ट, ये फिक्स लाइन है। विलिंग कैंडिडेट या पर्सन कॉन्टैक्ट सून, ये वाली भी लाइन आपके फिक्स है, विलिंग पर्सन कॉन्टैक्ट सून। उसके बाद में आप वापस वही एड्रेस और कॉन्टैक्ट लिखोगे आप। अब दोस्तों बात करते हैं सिचुएशन कैटेगरी की। सिचुएशन कैटेगरी में बात होगी जॉब की। किसकी बात होगी, जॉब की। जॉब में भी 3 कैटेगरी है, वेकेंट, वांटेड या फिर वॉक इन इंटरव्यू। वेकेंट मतलब टाइमलेस, आपके पास में कोई ऑफिस है, आपके पास में कोई स्कूल है या फिर आपके पास में कोई कंपनी है, उसमें कोई पोस्ट वेकेंट है, पोस्ट खाली है, तो उसमें आप वेकेंट कैटेगरी में लिखोगे। यही सिचुएशन कैटेगरी होगा, फॉर्मेट सेम ही रहेगा, मतलब इसमें ये टाइमलेस जॉब है। उसके बाद में वांटेड कैटेगरी मतलब आपको खुद को जॉब की जरूरत है तो वांटेड कैटेगरी हो जाएगा। और एक कैटेगरी इसमें है वॉक इन इंटरव्यू मतलब टाइम बेस्ड है ये,
आपको ये लिखने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाना होगा और बॉक्स बना करके उसमें ऊपर एक कॉलम बनाना होगा। कॉलम बना करके आप उसमें कैपिटल लेटर में लिखोगे सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन वेकेंट। तो आपको वांटेड कब लिखना है या फिर वेकेंट कब लिखना है आपको शायद समझ में आ गया होगा। वांटेड मतलब आपको खुद को जॉब की जरूरत है। आपको खुद को अगर जॉब की जरूरत है तो आप क्या लिखोगे, सिचुएशन वांटेड। अगर ऑफिस, स्कूल या फिर कोई किसी कंपनी के तरफ से आप लिख रहे हो तो उसमें आप लिखोगे सिचुएशन वेकेंट। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा वांटेड। अब जरूरी नहीं वांटेड लिखना है आपको, इसमें मैं आपको कुछ मैटर बताऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ आपको मार्किंग कर रहा हूँ। वांटेड अ वेरी वेल क्वालिफाइड या फिर अ वेरी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर फॉर द सीनियर क्लासेज इज सर्चिंग फॉर ए जॉब। इसको पढ़ो एक बार, क्या वांटेड और इज सर्चिंग फॉर ए जॉब एक साथ आएगा? नहीं आएगा। तो फिर वांटेड कब लिखना है? अगर यहाँ पे आपने वेकेंट लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा वांटेड। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे आपने वेकेंट लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा वांटेड। अगर यहाँ पे आपने वांटेड लिखा तो यहाँ पे आपके आ जाएगा इज सर्चिंग फॉर ए जॉब। मतलब इसको हम स्किप कर देंगे, ये वाला लिख देंगे। जैसे वांटेड में मतलब हमें जॉब की जरूरत है, वेकेंट में मतलब किसी कंपनी को पर्सन की जरूरत है। तो किसी कंपनी को पर्सन की जरूरत है वेकेंट वाली कैटेगरी में, हम वांटेड से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं पहले वेकेंट वाली कैटेगरी से स्टार्ट करता हूँ। तो वांटेड अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर फॉर द सीनियर क्लासेज। ठीक है, उसके बाद में द कैंडिडेट, अब यहाँ पे भी कुछ आया हुआ है आपके सामने, मस्ट हैव या फिर हैज। अगर यहाँ पे आपने वांटेड लिखा, अगर आपने वांटेड लिखा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मस्ट हैव। क्या लिखना पड़ेगा? मस्ट हैव। अगर यहाँ पे वांटेड लिखा तो वहां पे मस्ट हैव आ जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट हैव MA डिग्री विथ BEd। द कैंडिडेट मस्ट हैव MA डिग्री विथ BEd, हैविंग मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस, फ्लुएंट इन इंग्लिश, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एज, सैलरी हो जाएगा। सैलरी में ये नेगोशिएबल वर्ड आपको इसकी अभी स्किप करना है, क्योंकि नेगोशिएबल मतलब एडजस्टेबल। ये आपको कब लिखना है? जब आपको सिचुएशन वांटेड का फॉर्मेट अप्लाई करना हो तब। उसके बाद में कॉन्टेक्ट विथ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, प्लीज कॉन्टेक्ट सून। ये इन दोनों में भी फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है कि अगर अब वांटेड वाला लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? कॉन्टेक्ट विथ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप वांटेड वाला मतलब यहाँ वांटेड वाला, ऊपर वांटेड वाला नहीं, अगर यहाँ पे आपने वांटेड लिखा तो फिर आप जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आप चीजें एडजस्ट करोगे। एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे वांटेड लिख दिया तो वांटेड के साथ में यहाँ पे आएगा ये वर्ड। उसके बाद में ये एकदम जैसे चलेगा, नेगोशिएबल वर्ड को हम थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। उसके बाद में प्लीज कॉन्टेक्ट सून है, ये भी हम वर्ड हटा देंगे। उसकी जगह ये लाइन भी हटा देंगे। उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? कॉन्टेक्ट विथ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो अगर कंपनी को, स्कूल को या ऑफिस को पर्सन की जरूरत है तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करोगे। जैसे मान लो मैं एक मैनेजर के लिए एक मैनेजर की रिक्वायरमेट है मेरे को, और उसके लिए मैं लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? वांटेड ए वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर फॉर द कंपनी। कंपनी का नेम आप लिख सकते हो। उसके बाद में द कैंडिडेट मस्ट हैव, उसके बाद में कोई डिग्री लिख सकते हो। हैविंग मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस, 7 year एक्सपीरियंस, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फ्लुएंट इन इंग्लिश, ये फिक्स रहेगा। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मतलब दिखने में अच्छा, एकदम पर्सनैलिटी एकदम शानदार हो, आकर्षक हो। एज, और उसके बाद में सैलरी, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। सैलरी में आप ये भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू भी एक्सपीरियंस। उसके बाद में कॉन्टेक्ट विथ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको अब खुद को जॉब चाहिए, मतलब सिचुएशन वांटेड अगर आपने ऊपर लिखा है तो सिचुएशन वांटेड अगर आपने ऊपर लिखा तो यहाँ वांटेड ये वर्ड स्किप कर दोगे। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे ये एक को कैपिटल करके। ए वेरी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर फॉर द सीनियर क्लासेज इज सर्चिंग फॉर अ जॉब। मतलब यहाँ पे वांटेड हटाया तो आपको एक नया फ्रेज जोड़ना पड़ेगा, इज सर्चिंग फॉर अ जॉब। द कैंडिडेट, यहाँ पे अब मस्ट हैव हट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मस्ट हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज। द कैंडिडेट हैज MA डिग्री विथ BEd, हैविंग मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस, फ्लुएंट इन इंग्लिश, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एज हो गया, सैलरी हो गया। उसके बाद में सैलरी में आपको ये वाला वर्ड जोड़ना है, नेगोशिएबल। मान लो 30,000 लिखा आपने तो आगे लिख दिया नेगोशिएबल, मतलब एडजस्टेबल है, हम ऊपर नीचे थोड़ा कर लेंगे। उसके बाद में ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हटानी है और आपको ये वाला मतलब ये वाली लाइन जोड़नी है, प्लीज कॉन्टेक्ट सून वाले। उसके बाद में एड्रेस और कॉन्टेक्ट तो दोनों में आपको लिखना ही है। जैसे मान लो कंपनी
पहले मैंने बताया था कि ये यहाँ पे वांटेड लिखा, मतलब सिचुएशन वैकेंट वाला ऊपर आपने फॉर्मेट अप्लाई किया, तो फिर आप अपनी कंपनी का या अपने स्कूल का या फिर ऑफिस का एड्रेस लिख दोगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दोगे। उसके बाद में मान लो सिचुएशन वांटेड वाला आपने अप्लाई किया, तो इसमें आप अपना एड्रेस लिख दोगे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दोगे, और नाम भी मेंशन करना है, तो मैंने पहले ही बताया कॉन्टैक्ट के बाद में आप ब्रैकेट में नाम अपना मेंशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल वाले के बारे में। तो एजुकेशनल में आपको मतलब मैं बता दूं कि क्या लिखना होगा। एजुकेशन में जैसे मान लो करियर क्लासेज के बारे में आ गया, हॉबी क्लासेज हो गया, योगा क्लासेज हो गया, या फिर जिम क्लासेज हो गया, फिर स्पोकन इंग्लिश क्लासेज हो गया। तो यहाँ पे आपको नाम ही चेंज करना है। योगा क्लासेज आ गया तो योगा क्लास हो गया, करियर क्लासेज आ गया तो करियर क्लासेज, स्पोकन इंग्लिश क्लासेज है तो स्पोकन इंग्लिश क्लासेज हो गया। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ से शुरुआत से एक पहले तो ये बॉक्स बनाना ही बनाना है, बॉक्स बना करके एक कॉलम बना करके ये वाला नाम लिखना ही लिखना है, ठीक है। नीचे से आप इस बॉक्स को ओपन रखोगे, क्यों रखोगे, क्योंकि मान लो एक लाइन भी आपके एक्स्ट्रा हो गई तो आप उसको कहाँ पे एडजस्ट करोगे, ये चीज़ आपको एक विशेष ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू स्पोकन इंग्लिश बैच फॉर ऑल द विलिंग कैंडिडेट्स इन दीज वेकेशंस। We are going to introduce a new spoken English batch for all the willing candidates in these vacations। यानी इन वेकेशंस में विलिंग कैंडिडेट्स के लिए हम एक न्यू स्पोकन इंग्लिश बैच इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसके बाद में आपने ये वाली लाइन लिखी, ये लाइन फिक्स लाइन रहेगी, यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे आपको जैसे मान लो यहाँ पे योगा क्लासेज लिख दिया तो यहाँ पे भी योगा क्लासेज आ जाएगा, करियर क्लासेज हो गया, ठीक है, हॉबी क्लासेज हो गया। उसके बाद में बेच में आपको मतलब एक पूरी डिटेल देनी है कि कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन से डेट्स हैं, टाइमिंग क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या है और उसकी फीस क्या है। तो डेट मैंने बताया कि जो बेच है हम स्टार्ट कर रहे हैं 1/4/2022 से, यानी 1 अप्रैल 2022 से हम बेच को स्टार्ट करें। उस दिन डे है मंडे। अब आप यहाँ पे डे कोई सा भी लिख सकते हो रैंडमली, ठीक है। उसके बाद में उसकी टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है 7 AM to 8 AM, 7 से 8 बजे के बीच में। ड्यूरेशन कितना है, वो कितने महीने तक चलेगा, मतलब 3 महीने तक चलेगा। कितने दिनों तक, कितने महीने तक चलेगा, वो 3 महीनों तक चलेगा। उसकी फीस क्या है, उसकी फीस है आपके 4,999 ओनली। फीस आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे मान लो आप यहाँ पे बैच को अप्रैल में लिख रहे हो, मतलब वेकेशंस कौन से आ रहे हैं आगे, समर वेकेशंस आ रहे हैं। समर वेकेशंस के अकॉर्डिंग मैंने 3 मंथ लिख दिया। लेकिन मान लो आपके यहाँ पे जो डेट है, आप वो जो बैच है वो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो इन विंटर वेकेशंस में, तो विंटर वेकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो आप थोड़ा कम कर देना विंटर वेकेशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में विलिंग स्टूडेंट्स में अप्लाई फॉर दिस, यानी दिस मतलब इसके लिए, इस बैच के लिए। तो जो इच्छुक विद्यार्थी है वो इस बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब तक, बिफोर 25 मार्च 2022, मतलब 25 मार्च 2022 से पहले पहले जो विलिंग कैंडिडेट है या फिर विलिंग स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ही सी मैं अप्लाई ऑनलाइन एट www.brillianteduhub.com पर भी अप्लाई कर सकता है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में एड्रेस लिख दिया, कॉन्टैक्ट लिख दिया। एड्रेस ब्रिलियंट एजुकेशन हब जयपुर, और उसके बाद में कॉन्टैक्ट आपने कोई भी रैंडमली लिख दिया। कॉन्टैक्ट लिखने का एक तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, XXXX लिख करके लास्ट में 2 डिजिट लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी 94 वाली सीरियल उठाइए, उसके बाद में रेंडमली कुछ भी लिख दीजिए, मतलब 10 डिजिट आपको पूरे करने। या कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ लिख देते हैं, तो आपको वैसा भी नहीं करना है। मतलब 94 लिखा, उसके बाद में 8 डिजिट लिख दिए, कोई से भी लिख दो, वो एक फ़ोन नंबर की तरह लगने लग जाएंगे। आ गया समझ में? तो थोड़ा ध्यान ये रखोगे कॉन्टेक्ट लिखते समय। तो सबसे पहले आपको एक ये लाइन लिखनी है, फिक्स है ये। उसके बाद में बैच में आपने जो भी टाइमिंग है, उसकी जो फीस है, जो ड्यूरेशन है वो आपने बताया। उसके बाद में ये वाली लाइन भी आपकी फिक्स है और ये वाला भी आपके एड्रेस और कॉन्टेक्ट तो फिक्स ही है। कुल मिलाकर के इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको ये 2 लाइन याद करनी है। उसके बाद में यहाँ पे नाम चेंज करना है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम है। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट वाले इस पार्ट की, मतलब अदर्स के बारे में। अदर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि चेंजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं अदर्स में आपके, जैसे गाड़ी बेचना हो, कुत्ता बिल्ली बेचना हो, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन हम बात करते हैं चेंजिंग नेम की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेंजिंग नेम वाला।
चेंजिंग नेम वाले में, चेंजिंग नेम वाला बिल्कुल छोटा सा है। आपको मैं कुछ आपको अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स दिख रहे होंगे, उनकी जगह बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। मतलब उसमें पूरा का पूरा एकदम फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें आपको नाम भी चेंज करना है। जो क्वेश्चन में नाम आते हैं उन नाम को आपको एडजस्ट कैसे करना है वो आपको सीखना है। तो चेंजिंग नेम वाले में एक फॉर्मेट ऐसे बनाना है, कॉलम बनाया, कॉलम बना करके चेंजिंग नेम या फिर चेंज ऑफ नेम लिख सकते हो। तो चेंजिंग नेम लिख दिया मैंने कैपिटल लेटर में, ये ध्यान रखना यहाँ पे कॉलम में जो भी आएगा वो कैपिटल लेटर में आएगा। उसके बाद में आपको कैसे लिखना है, आई मोहित, आई कोमा लगाया, मोहित, मोहित के बाद में हैव चेंज्ड। हैव क्यों आया, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग आया, आई हैव चेंज्ड, यानी आई मोहित हैव चेंज्ड माई रिसेंट नेम फ्रॉम मोहित टू मोहित कुमार ड्यू टू फैमिली डिस्प्यूट। यहाँ पे रीजन मैंने लिखा है फैमिली डिस्प्यूट। रीजन कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है, वो आप लिखोगे। अगर क्वेश्चन में नहीं आया तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो। जैसे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना प्रेजेंट नेम लिखा, पुराना नाम, पुराना नाम लिखा कि मेरा नाम मोहित है, मैंने मेरा नाम चेंज कर लिया है, मोहित से मोहित कुमार, मोहित से मोहित कुमार कर लिया है। तो सबसे पहले जो दोनों की दोनों ब्लैंक है, इन दोनों की दोनों ब्लैंक में आप क्या भरोगे, इन दोनों की दोनों ब्लैंक में जो अपना पुराना नाम है, जो अभी वर्तमान नाम है, जो आपका मतलब चेंज नहीं है वो। उसके बाद में आगे की जो दो ब्लैंक है, मतलब एक ब्लैंक तो ये होगी, इस ब्लैंक में और एक ब्लैंक में अभी बता देता हूँ आपको, लास्ट वाली ब्लैंक, इसमें क्या करना है आपको, आपका जो नया नाम है, जो नया नाम आपने रखा है अभी, वो नाम आप भरोगे। तो मोहित कुमार कर लिया, ड्यू टू फैमिली डिस्प्यूट, मतलब कोई पारिवारिक विवाद के कारण। सो इसलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इसलिए मैं मेरे फ्रेंड्स, दोस्तों से और रिलेटिव रिश्तेदार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक विनम्र निवेदन करता हूँ, टू नो एंड कॉल मी, कि मुझे मेरे इस नाम, टू नो एंड कॉल मी विथ माई न्यू नेम मोहित कुमार, कि मुझे मेरे नए नाम मोहित कुमार से जानिए और पहचानिए और पुकारिए। तो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इसमें पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, मोहित, मोहित मतलब पुराना नेम। उसके बाद में अभी आपने क्या रखा, मोहित कुमार, तो वहाँ पे लिखा थर्ड ब्लैंक में मोहित कुमार, और जो लास्ट की जो लाइन है उसमें जो एक ब्लैंक रहेगा उसमें भी आपको लिखना है मोहित कुमार। अब यहाँ पे मान लो कोई नाम, जैसे मान लो आया है रानी, और उसने अपना नाम कर लिया रानी कुमारी, ठीक है, तो कैसे लिखोगे उसको, जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की तो वो एक तो जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के लिए तो ये होता है कि शादी के बाद उनका मतलब नाम में सरनेम लग जाता है, तो वो चेंज करते हैं। तो कैसे लिखोगे, आई रानी हैव चेंज माई रिसेंट नेम फ्रॉम रानी टू रानी कुमारी ड्यू टू फैमिली, सॉरी ड्यू टू मैरिज, ड्यू टू मैरिज। यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट की जगह क्या लिख दोगे, मैरिज। So I humbly request to all my friends and relatives to know and call me with my new name रानी कुमारी। आ गया समझ में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।